सो हे गाइस, दिस इज पुष्पेन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो तुम सभी को थैंक यू, तुम्हारी वजह से 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड द नेक्स्ट टारगेट इज़ ऑफ 10 के सब्सक्राइबर। जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम Q&A करने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर इट। और सबसे पहले तो यार तुम्हारे बहुत ज़्यादा डाउट थे मैंने साइंस का ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड करा और मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं साइंस के एग्जाम में। कुछ लोग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे SST की, तो आज की वीडियो में ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि उस व्लॉग वगैरह क्यों नहीं बनाया साइंस का और मैं डीमोटिवेट था क्या था, ये सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के एग्ज़ाम की। तो यार साइंस के एग्ज़ाम में जो व्लॉग बनाने का सबसे बड़ा जो कारण था व्लॉग ना बनाने का, तो वो ये था कि यार मैं ना व्लॉग बनाना ही नहीं चाहता था। भाई मेरी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी उससे एक दिन पहले, क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था इस वजह से कि यार पेपर कैसे आने वाला है। यार हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है ना वो वैसे भी ईजी होता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें तो लिख दोगे तुम। लेकिन जो साइंस का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स के जो MCQ होते हैं और फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई, उनको देख के ना उनकी वजह से हालत ख़राब हो रही थी और इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो व्लॉग ना बनाने का कारण तो ये था। अब बात करते हैं कि पहले अपनी मिस्टेक्स बताता हूँ कि मिस्टेक्स क्या क्या करती थी मैंने साइंस के पेपर में। तो अब मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी बोर्ड एग्जाम मिस्टेक्स बता देता हूँ जो मैंने साइंस के पेपर में करी थी खासकर, और किसी पेपर में तो कोई मिस्टेक्स नहीं करी, तो वो बता देता हूँ। एंड यार इन मिस्टेक्स से कोई एग्जाम पे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं वॉच भूल गया था अपनी घर पे, जिसकी वजह से यार मुझे टाइम पे ना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा टाइम लिया था और भाई लास्ट तक बिल्कुल लास्ट में पेपर कंप्लीट कर रहा था। और अगर वॉच होती तो मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता अच्छे से। उसके बाद में जब रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मैंने सारे MCQ वगैरह तो कर दिए थे पेपर में, लेकिन जब आंसर आई बड़े बड़े क्वेश्चंस की, मतलब 2 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं यार, मैंने उसमें बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखा था। जो 2 मार्कर क्वेश्चन थे ना उसमें मैंने लगभग जो आंसर शीट होती है ना उसका 1 पेज ही मान लो, और 3 मार्कर में भी मैंने 1 पेज ही लिखा था, और जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन थे उसमें 2 पेज का पूरा आंसर लिखा था। एंड जो केस बेस्ड थे वो 1 पेज में ही आ गए थे, लेकिन जो मैंने 2 मार्कर में जो मिस्टेक्स करी है ना बहुत ज़्यादा लिखा था, और इसकी वजह से हो सकता है कि नंबर भी कट जाएँ, क्योंकि यार जितना ज़्यादा लिखोगे तुम उतने ज़्यादा नंबर्स कटने की संभावना रहती है। तो ये एक मिस्टेक्स हो सकती है मेरे लिए। और एंड इसी की वजह से भाई मैंने लास्ट मोमेंट तक पेपर करा था, और लास्ट मोमेंट तक पेपर करा था तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है यार, कुछ ज़्यादा चेक नहीं कर पाया था मैं पेपर को। एंड उसके बाद में जो डीमोटिवेट होने का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब मैंने अपना वो कर लिया ना पेपर कंप्लीट करने के बाद में, जब मैं वहाँ से बाहर निकला स्कूल से और मेरे दोस्त भी निकले, तो मेरे एक दोस्त ने ये कह दिया था कि उसका पेपर 1 घंटे पहले हो गया था। और भाई जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा या भाई पेपर तो बहुत ईजी आया था, लेकिन मुझे टफ़ क्यों लग रहा था। तो पेपर वैसे हम दोनों का सेट बिल्कुल सेम ही था, थोड़ा बहुत ही अलग था, और उसका पेपर बहुत जल्दी हो गया था, और इसी की वजह से भाई मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मैं पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी। और इसी वजह से मैंने उस दिन तो फिर कोई वीडियो वगैरह बनाई नहीं, और ना ही उसके नेक्स्ट डे बनाई है, अब 2-3 दिन बाद बना रहा हूँ। और फिर मैंने घर जाके भाई बहुत सोचा, सोचने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। और फिर मैंने आंसर चेक करे, तो मैंने जो आंसर चेक करे थे उसमें देखा था कि मेरे MCQ तो सारे सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन फिजिक्स में तो कोई मिस्टेक्स नहीं है जितना मुझे पता है। तो यही थी यार जो भी था साइंस के पेपर में हुआ था, तो मैं बता दिया। और देखते हैं कि साइंस में कितने मार्क्स आ सकते हैं। जो 95 प्लस तो मैं उम्मीद लगा सकता हूँ, क्योंकि यार मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होंगी जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा था और जिस हिसाब से मैंने करा था। जब तुम पेपर दे के आते हो ना तुम्हें तभी पता चल जाता है अपने मार्क्स का, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लिखते हो और जिस हिसाब से तुम अटैम्प्ट करते हो पेपर को, तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं लगभग। तो अब बात करते हैं SST का पेपर मैं कैसे करने वाला हूँ, मतलब SST की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले जो SST की स्ट्रैटेजी होने वाली है वो है NCERT रीड करना। भाई मैंने 2 बुक्स तो ख़त्म कर दी हैं और 2 बुक्स रह गई हैं मेरी NCERT रीड करने से, तो उन्हें भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा। मैंने एक दिन में 2 बुक्स तो कर दी थी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, एंड आज हिस्ट्री और सिविक्स करनी है। तो ये रह रहा है मेरा NCERT रीड करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो NCERT से बनते हैं, साथ में डेफिनेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से बनते हैं, साथ में MCQ NCERT बुक से बनते हैं। एंड NCERT क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा
थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में मैं करने वाला हूँ मैप बेस्ड क्वेश्चन। एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन में 2 मार्कर तो शायद हिस्ट्री से आते हैं एंड 3 मार्कर जो आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं। तो ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैप हैं, तो उन मैप का ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। बल्कि हिस्ट्री में तो ज़्यादा मैप है भी नहीं, एक ही मैप है नेशनलिज्म इन इंडिया से, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब मैप भी प्रैक्टिस एंड अब मैप की भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड मैं करूँगा भी। और साथ में जो फिर मैं बाद में करने वाला हूँ विच इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो SST में ज़्यादातर पेपर है ना, SST साइंस और मैथ में ज़्यादातर पेपर PYQ से रिपीट होते हैं। एंड इनका रिपीट होने का सिंपल सा कारण है यार, कोई नया क्वेश्चन बना ही नहीं सकते यार उतने सिलेबस में से। जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब आ रखे होंगे, तो ध्यान रखना PYQ कर लेना। अगर तुमने PYQ कर लिए तो भाई 96-97% लाने से कोई नहीं रोक सकता SST में एंड साइंस में। तो मैंने साइंस में तो PYQ करे थे एंड अब SST में भी करूँगा। तो यार फिर कुछ लोग ये भी पूछते हो तुम में से कि मैं आंसर्स को कैसे याद करता हूँ, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए एंड स्पेशली इन SST। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं क्वेश्चंस को याद नहीं करता हूँ, ओनली मैं कीवर्ड्स को याद करता हूँ। कीवर्ड्स वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें याद कर लो तुम भी, या क्वेश्चंस को मतलब आंसर्स को तुम खुद भी फ्रेम कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट जो कीवर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए। अगर तुम्हें कीवर्ड्स पता है तो तुम आंसर खुद भी लिख लोगे। सो ये थी कि आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। अब भाई ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लो, और पेपर बहुत ज़्यादा इजी वगैरह आने वाला है। साथ में तुम अब अगर मुझसे पूछोगे कि तुम पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे SST के, तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में अटैम्प्ट करने वाला हूँ। एंड अब की बार भाई वॉच ले जाना नहीं भूलूंगा, और साथ में जो टाइमिंग के साथ करूँगा भाई पेपर, क्योंकि SST का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है हो सकता है उन्हें मैं पहले अटैम्प्ट कर लूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि लास्ट में ही अटैम्प्ट करूँ। तो गाइज दिस इज़ माय होल स्ट्रेटजी ऑफ SST। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। एंड शॉर्ट मिली व्लॉग तो आते रहेंगे, एंड हो सकता है लॉन्ग व्लॉग भी आ जाए इस बीच में SST के पेपर में। एंड SST के पेपर के बाद तो व्लॉग आने वाला है SST एग्ज़ाम का, तो ज़्यादा मतलब कहना मत यार, और सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।